कोई आया ही नहीं, आ जाकर बुला दीजिए। हमको तो मालूम हुआ कि आप आ रहे हैं, तो कल हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है पटना में, तो 28 नवंबर को पार्टी बनी थी। लेकिन जो संक्षेप में जानकारी हुई है उसके संबंध में जो इनका अपना जीवन है वो जीवन का कथा तो है नहीं, लेकिन मुख्य रूप से जो देश की सामाजिक परिस्थिति है और किस तरीके से समाज के हर क्षेत्र में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको आगे बढ़ने में कठिनाई होती है, इस पर जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। हम लोग मुलायम सिंह जी यहाँ हैं, हम लोग राजनीति में शुरू किए थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किए थे। मैं 1969 में आज से 44 साल पहले एमएलए बना था। डॉक्टर लोहिया हम लोग के नेता थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे, राजनारायण जी थे, एसएम जोशी थे, मधुर भी। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या बिहार में कभी लालू यादव या नीतीश कुमार की सरकार हो, तो एक जो वर्चस्व था समाज के कुछ वर्गों का, उसको उसने तोड़ने का काम किया। आज दुर्भाग्य से राजनीति में सिद्धांत की पढ़ाई कम होती है, सत्ता की पढ़ाई ज्यादा होती है। कार्यकर्ताओं में भी ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी सत्ता के निकट जाएं। हम लोग लड़ाई लड़े थे जब शुरू में 1969 में एक नया पैसा पॉकेट में नहीं था। डीएसपी में नौकरी हो गई थी, लोकसभा असेंबली का चुनाव आया, जबरदस्ती लोगों ने खड़ा कर दिया, सबने कहा हार जाइएगा, फिर डीएसपी तो बने हुए ही हैं, लड़ गए, जीत भी गए। इमरजेंसी में रहे 19 महीना जी। 77 में जब चुनाव लड़े तो एक नया पैसा हमारे पास नहीं था, एक नया पैसा खर्चा भी क्या कहते नहीं हुआ, जनता ने दिया। एक एमपी के चुनाव में 500 रुपया 1000 रुपया खर्चा करेगा, उसका वेतन तो मुश्किल से 5 लाख 3-4 लाख होता है। तो यदि मान लेते कि 5 साल तक के यदि 5 साल के पैसा को भी जोड़ दिया जाए तो उसका तो 1/3 भी नहीं हो पाता है। तो ये क्राइसिस हो गया है, जो एक विचार का क्राइसिस जो है वो विचार का क्राइसिस हो गया है। जो आइडियोलॉजी का क्राइसिस है वो क्राइसिस आ गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में कोई व्यावहारिकता आज नहीं रह गई है। एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक विंग है जो ट्रांसमीटर का काम करता है, आरएसएस है, उनके हजारों शाखा है। वो बचपन से ही बच्चों को एक तरह का जो शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन उसके बाद कोई पार्टी नहीं है, थोड़ा बहुत लेफ्ट में होगा, लेकिन और कोई पार्टी नहीं बची है कि जिसमें सैद्धांतिक मुद्दों के ऊपर में, आइडियोलॉजी के ऊपर में जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए। हम लोग समाजवादी आंदोलन से आए हैं, हम लोग जिस समय में राजनीति में आए थे हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि देखो औरत मर्द में झगड़ा हो हमेशा औरत का साथ देना चाहिए, चाहे उसकी लाज गलती हो जाए। अमीर गरीब में झगड़ा हो तो गरीब का साथ देना चाहिए, चाहे लाज उसकी गलती हो। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में झगड़ा हो हमेशा अल्पसंख्यक का साथ देना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक के ऊपर में हमला नहीं करता है। फिर बताया जाता था कि जब मामला आगे नेशनल इंटरेस्ट का तो राष्ट्र का हित सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है, उसके बाद व्यक्ति का हित होता है, याद नहीं होता है। इसलिए जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो सामाजिक कुरीति के घर में जातिवाद है, और इस जातिवाद के ऊपर में हथौड़ा करना है, जाति को तोड़ना है, तो रोटी और बेटी की समस्या को
हल करना होगा। और समाज के सबसे नीचे जो पैदान में लोग हैं, चाहे आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, महिला हों, ऊंची जाति के गरीब लोग हों, इन लोगों को कैसे समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, इस पर सरकार को और हर पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ट्रैफिक में रुकने के बावजूद भी लेकिन फाइनली की प्रस्तुति है। थैंक यू। फोटोग्राफर की पेमेंट लाइन है ना, अपनी हाथ पर बता दें। पूरी तो नहीं कर पाए लेकिन करना चाहिए पड़ते। तो उसे लगता है कि उन्होंने सब कुछ जो लिखा है, अनुभव किया है, भोगा है, समझा है, देखा है, किया है, वो सब देखा। और ये पुस्तक के हमारे आने वाले समय में हमारे पीढ़ी के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं से भेज के, कष्ट भेज के, संघर्ष करके, उनके लिए बहुत उपयोगी हो। अब यहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। अभी रामन सिंह तो ऐसी और भेंट हो पाती है, ऐसे भेंट नहीं हो पाती। इलाहाबाद में भेंट हुई थी, अक्सर यहाँ भेंट हुई है, और भेंट हुई। वो बेगूसराय करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि रामदास जी की तरफ मुझे भी जाना है, जहां टकरा होगा मुझे समझ लीजिए। इसके साथ साथ किताब लिखी है पप्पू यादव, राजीव रंजन जी। आप आगे बहुत अभी को झेल कर गए और हमारे साथ बहुत जल्दी आ गए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनको बहुत संघर्ष भी करना पड़ा, कहीं से झेलने पड़ी, झेले जाना पड़ा। कोई ऐसा कष्ट नहीं कि उन्होंने नहीं झेला हो। और आज एक खुशी के साथ है, उत्साह के साथ हम लोग के बीच में किताब लेकर के देश चलाए। किसी मेहमान का नहीं हुआ था जिसका नेहरू जी ने कराया था 14 ऐसा जरूर विचार करना होगा। और उन्हीं ने जाके बाद अपना हमला कर दिया, हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया और फिर कैंप लगा दिया। ऐसे भी सवाल हैं, इन सवालों पर भी हमारे चलाने वाले सरकार, हम लोग राजनीतिक के लोग हैं, इसको हमें तो ठीक रहते हैं और हमेशा देश की जनता खड़ी हो गई। फिर राजनीतिक के दल भूल कर चक्कर उसको 30 साल कर हुए देश और भी हमारे बहुत महत्व है। और सरकार के लिए हत्यावी कर दिया हमारी सीमा पर, हमने अच्छी तरह से देखा है, मौका मिला है कभी सीमा को देखने का। लेकिन इन सवालों को भी देखना पड़ेगा कि हमें अपने देश की सीमा और प्रदेश के नीति के बारे में हमारी क्या राय थी और कहां पहुंचे हैं। 1947 में क्या सपने देखे थे कि कोई गरीबी अभी की खाई नहीं रहेगी। उनको उनकी बुक के बारे में जो आज आपने पत्र पढ़ा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बुक पढ़ने के बाद कहा, मेरे ख्याल से उन लोगों की जिंदगी के लिए और उस परिचय के लिए जो कई वर्षों से शायद हम लोगों ने पप्पू जी ने खोया, एक एहसास हुआ ऐसे व्यक्ति का जो दिल की बात को
जिन्होंने समझा और उस व्यक्ति की इंसानियत को जानकर उस बेटे को एप्रिशिएट किया और कहा कि साहित्य और किताब जब दिल में तमन्ना, सोच और विजन हो तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। बहुत कम उम्र में एमएलए बना था। हम इंटर के स्टूडेंट थे और मुझे याद है हमारा जो जीवन स्कूल के जीवन से हमारी शुरुआत की थी। हम एक बौद्धिक आध्यात्मिक परिवार, राजनीतिक परिवार से हम आते हैं, लेकिन जब हम एक ऐसे स्कूल से जहां पर सिर्फ मॉरल एजुकेशन और आध्यात्मिक एजुकेशन का ही सिर्फ विशिष्टता थी, आनंदलाल के स्कूल से जब हमने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो जिन व्यवस्था और जिस चीजों में हमें जकड़ा गया, जो मैंने अपने आंख से देखा, महसूस की, और तब से जब एक राह, एक शुरुआत मैंने की, पूर्णिया मधेपुरा का जो इलाका था, वो जो जगह था, उसमें मैंने ये महसूस नहीं किया था कि जाति, धर्म, मजहब सो नहीं था। महसूस किया था अमीरी और गरीबी के बीच, कमजोर और मजबूत लोगों के बीच का जो फर्क था, जो ऊंच नीच की खाई थी, एक सिस्टम जो कठपुतली बनी हुई थी कुछ मात्र 1-2% लोगों के हाथ में, और वहां से जो मेरा जीवन शुरुआत हुआ। और जब हम आगे की राह पर चले, आप मैंने किताब में कुछ चीजें लिखी हैं। एक बचपन में डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी पहला स्पीकर हुआ करते थे, उनका पोता मेरे साथ पढ़ता था, मन्नू नाम है। ऊंच नीच का दर्द हो, जात पात का दर्द हो और सद्भावना की एक मानवता की भावना हो, ये इनका एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। और मैं इनकी जो पत्नी है, इनकी जो शरीक हयात है, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इनमें कितना, इनकी जिंदगी में कितना भरोसा रखा है, इनके विचारधारा से कितना उनको समझा है और उनको मजबूत किया है। मुझे लगता है कि जो लिखना था तो पप्पू जी लिख चुके हैं, लेकिन अभी इनको जीना है। इनके आगे बहुत बड़ा संघर्ष है, इनके आगे इस सब एक धर्मनिरपेक्ष भारत का संघर्ष है। तो उन शख्स के बारे में क्या कहा जाए कि जिनकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से हजारों लोग 2002 में मारे गए? क्या उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती? लेकिन एक व्यक्ति को उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से इतने वर्षों तक जेल में भेजा। उस व्यक्ति के बारे में तो मीडिया कहती है कि इससे बड़ा अत्याचारी, अन्यायी और दुराचारी और अपराधी हो नहीं सकता, और दूसरा व्यक्ति जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उसको कहां बिठाना चाहता है। मैं आज इतना ही कहूंगा, द्रोह काल का पथिक अपनी जीवन कथा में उन्होंने जो कुछ लिखा है, यहां भी मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादा किताबें वगैरह पढ़ता नहीं, लेकिन हां ये भी बात स्वीकार करना चाहता हूं, मैं समाचार पत्र भी नहीं पढ़ता, लेकिन मित्र लोग हैं मुझे सूचित करते रहते हैं और सुबह 1-1.25 घंटा मैं टीवी में देख लेता हूं, उसी पे अपना काम चलता है।